हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए प्रीवियस ईयर डिस्कशन का ये हमारा 26वां वीडियो है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। वे सभी प्रश्न जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं इनको हम एक एक करके देखते चलेंगे। काकतीय वंश के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी, अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो वहाँ पे आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ने को मिली होंगी। काकतीय वंश, जिसको चालुक्य वंश के नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में इनका प्रवेश मुगलों की आक्रमण की वजह से हुआ है। काकतीय वंश जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे प्रथम राजा के रूप में अन्नमदेव ने शासन किया और इनका शासनकाल था 1324 से लेकर के 1369 तक। मुख्य रूप से यह वंश आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कहीं पे आपको एक शब्द मिलेगा वारंगल। वारंगल जो है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से संबंधित था और यहीं से काकतीय वंश जो है वो छत्तीसगढ़ में आया है। मुख्य रूप से ये वारंगल के शासक हुआ करते थे। जब आंध्र प्रदेश में मुगलों के आक्रमण हुए तो इन्होंने बस्तर वाले क्षेत्र में प्रवेश किया और यहीं पर अपना शासन, अपना वंश स्थापित किया। इसी को हम बस्तर के काकतीय वंश के नाम से जानते हैं। बस्तर में इस वंश के प्रथम शासक हुए अन्नमदेव और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी मंदोता को। मंदोता बस्तर क्षेत्र में है। इस वंश में कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए हैं जिनके बारे में प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं, जैसे कि भैरम देव। अगला है पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव, इन्होंने अन्नमदेव के द्वारा स्थापित राजधानी मंदोता को बदल करके चक्रकोट से अपना शासन प्रारंभ किया। चक्रकोट में अपना राजधानी परिवर्तन कर लिया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक हुए नरसिंह देव। अगले शासक हुए प्रताप राज देव और इसी प्रकार इस क्रम में देखेंगे तो एक राजा हुए हैं दिक्पाल देव। 1680 से 1709 तक इन्होंने शासन किया और इन्होंने चक्रकोट से अपना राजधानी बदल करके बस्तर में स्थापित किया। इस क्रम में कई महत्वपूर्ण राजा हुए हैं जिनके बारे में हमें एक एक करके देखना है, जैसे कि दलपत देव है, दरिया देव है। कुछ राजा हैं जिनके बारे में प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। भैरम देव हो गए, रुद्र प्रताप देव हो गए और प्रफुल्ल कुमारी देवी हो गई और प्रवीर चंद भंजदेव। इनमें से एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न एक ये भी पूछा गया है कि इन शासकों का सही क्रम अरेंज करना है। ठीक है, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण शासकों का नाम और उनका कम से कम क्रम पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा शासक आया है। जैसे कि हम सभी को ये तो पता होता ही है कि अन्नमदेव प्रथम शासक हुए हैं। जब आप इस टॉपिक को एक बार दो बार पढ़ लेंगे या अगर आप पढ़ चुके हैं पहले से ही, तो आपको ये ज़रूर पता रहेगा कि अन्नमदेव प्रथम शासक हुए हैं। लेकिन ऑप्शन देखिए कैसा सेट किया है। सभी में अन्नमदेव जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर रख दिया है। इसका मतलब है कि अन्नमदेव का याद होने या न होने से आपको अन्नमदेव प्रथम राजा है ये पता है या नहीं पता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, आपको बाकियों के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो इस क्रम में अगर देखा जाए तो अन्नमदेव, इसके बाद में प्रमुख राजाओं की मैं चर्चा कर रहा हूँ। भैरम देव हुए, पुरुषोत्तम देव हुए, नरसिंह देव हुए, प्रताप राज देव हुए। इसके अलावा दिक्पाल देव, दलपत देव, दरिया देव, भैरम देव, रुद्र प्रताप देव और प्रवीर चंद्र भंजदेव। ये सभी इस वंश के प्रमुख राजा हुए हैं। असल में प्रवीर चंद्र भंजदेव जो है वो डायरेक्टली इस वंश के राजा नहीं थे। यह उड़ीसा के भंज वंश के शासक थे। ठीक है, भंज वंश के राजा थे, उनके भतीजे हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे इस वंश के जो काकतीय वंश थे, इनकी राजकुमारी प्रफुल्ल कुमारी देवी से इनका विवाह हो जाता है और विवाह होने के बाद मतलब ये यहाँ पर दामाद बन गए हैं। और बाद में प्रफुल्ल कुमारी जी की मृत्यु के बाद में प्रवीर चंद्र भंजदेव ने यहाँ पर शासन संभाला है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इस पूरे कह सकते हैं कि वंश में हमको प्रवीर चंद्र भंजदेव का नाम भी पढ़ने को मिलता है। ठीक, अब सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि काकतीय वंश, इनसे संबंधित क्या प्रश्न पूछे गए हैं और उसके बाद में हम अन्नमदेव से अपना स्टोरी या अपना जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको शुरू करेंगे। सबसे पहले इस वंश के बारे में अगर कुछ सामान्य चर्चाएं देखें या सामान्य परिचय से संबंधित अगर कुछ प्रश्न की चर्चा करें तो प्रश्न पूछा गया है काकतीय वंश का शासन कब से कब तक था। इनका शासन शुरू हुआ है 1324 में और ये चला है
1961 तक। बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे एक और चीज़ चर्चा किया है कि छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला स्थानीय राजवंश कौन सा है। अगर पूछा जाए बस्तर में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश काकतीय वंश, और छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश पूछा जाए तो कलचुरी वंश। दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। काकतीय वंश के बारे में नेक्स्ट महत्वपूर्ण चीज़ है कि इनका शासन क्षेत्र कहाँ पर था। इनका शासन वर्तमान बस्तर संभाग के आसपास ही था। बस्तर जिसे चक्रकोट, भ्रमरकोट या महाकांतर भी कहा जाता है। इन सभी बिंदुओं पर प्रश्न पूछे गए हैं। बस्तर के पुराने नाम क्या क्या थे? चक्रकोट, भ्रमरकोट और महाकांतर। इस क्षेत्र में काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? अन्नमदेव। और वारंगल में संस्थापक कौन थे? गणपति। अब ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अन्नमदेव का नाम महत्वपूर्ण है। इस वंश के अंतिम शासक, जैसे कि मैंने बताया था, प्रफुल्ल कुमारी देवी के पति थे प्रवीर चंद भंजदेव, इस वंश के अंतिम शासक हुए। इस वंश में राजधानी कौन कौन से जगहों पर स्थापित की गई या कौन से राजा ने राजधानी परिवर्तन किया है? तो सबसे पहला नाम है मंदहोता। मंदहोता में राजधानी स्थापित किया था अन्नमदेव ने। चक्रकोट में स्थापित किया था पुरुषोत्तम देव ने। बस्तर में स्थापित किया था दिक्पाल देव ने, और जगदलपुर लेकर के गए दलपत देव। इस वंश की कुल देवी की इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। दंतेश्वरी माता, जो कि दंतेवाड़ा में सबसे प्रसिद्ध देवी हैं। दंतेश्वरी देवी इस वंश की कुल देवी थी, और इस क्षेत्र में, दंतेवाड़ा क्षेत्र में या बस्तर क्षेत्र में, इस वंश को चालकी वंश या चालुक्य वंश के नाम से भी जाना गया है। इन सभी बिंदुओं पर प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है इस वंश के बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा आपको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने को मिल जाती है। मैं यहाँ पर इन चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बस ये चीज़ याद रखिएगा कि काकतीय वंश वारंगल क्षेत्र से शासन कर रहे थे, और उसके बाद में जब वहाँ पर मुगलों का आक्रमण हुआ तब ये छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में, या जिसको हम बस्तर के नाम से जानते हैं, दंडकारण्य के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया और यहाँ से शासन शुरू किया। शासकों की चर्चा करें तो सबसे पहले शासक हुए अन्नमदेव। छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में काकतीय वंश के पहले शासक हुए अन्नमदेव। अब यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें शुरू हो गई हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि अन्नमदेव का शासन कब से कब तक था? 1324 से लेकर के 1369 तक। फिर इन्होंने राजधानी बसाई है मंदहोता, डिस्कस कर चुके हैं। इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख मंदिरों की अगर चर्चा करें तो माँ दंतेश्वरी का मंदिर प्रमुख है, जो कि दंतेवाड़ा जिले में है। गांव पूछा जाए तो तराला ग्राम में है। नदी पूछा जाए तो डंकिनी शंखिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, इनके निर्माण कार्य में दंतेश्वरी माता का मंदिर प्रमुख है। इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में देखा जाए तो इन्होंने 1324, या इसको प्रश्न ये भी पूछा गया है कि कौन सी सदी में इन्होंने यहाँ पर शासन शुरू किया था, तो लगभग 14वीं सदी में इन्होंने अपना शासन यहाँ पर शुरू किया। और जब इनको मैंने बताया कि ये काकतीय वंश या चालुक्य वंश जो है आंध्र प्रदेश के वारंगल में शासन कर रहे थे। वारंगल में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दक्षिण विजय अभियान चलाया था तो इन्हें वहाँ से निकलना पड़ा, और इनको अब कोई नया स्पेस खोजना था, नया जगह खोजना था जहाँ ये अपना शासन कंटिन्यू कर सकें। तो इनको जब आंध्र प्रदेश से हटाया गया तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में, जहाँ पे छिंदक नाग वंश का शासन चल रहा था पहले से, उन छिंदक नाग वंशी शासकों को हरा करके और यहाँ पे काकतीय वंश की स्थापना किया है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि काकतीय वंश किस वंश को हरा करके छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? बस्तर के छिंदक नागवंश। ठीक, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? अन्नमदेव हैं, इसको हम देख चुके हैं। हमीरदेव के बारे में ज़्यादा कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है। एक थोड़ा मिसलेनियस टाइप का प्रश्न है जो कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ या बस्तर में जो हल्बा जनजाति है, इनकी जीवन शैली किस क्षेत्र से संबंधित है, या किस क्षेत्र की जनजाति से सिमिलैरिटी रखती है, समरूपता रखती है? तो आंसर होगा वारंगल। ठीक, हल्बा जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ में निवास करती है, इनका लाइफ स्टाइल वारंगल के जनजातियों के समान है। नेक्स्ट है, अगले राजा हैं भैरव देव।
भैरव देव के बारे में भी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा नहीं गया है, इसको स्किप करते हैं। और अगले शासक हैं पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव के बारे में प्रश्न पूछा गया है। इनके शासनकाल कब से कब तक था? 1468 से लेकर के 1534 तक, या सिंपल सा बस यही पूछा है कि इन शासकों को कालक्रम के हिसाब से जमाइए, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इसलिए हमको थोड़ा सा इनका समय ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि पुरुषोत्तम देव ने 1468 में अपना शासन प्रारंभ किया है। इन्होंने राजधानी मंदोता से चक्रकोट स्थानांतरित किया, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पूछा गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, बस्तर क्षेत्र में जो बस्तर दशहरा मनाते हैं, जो रथ यात्रा निकाली जाती है, इस पूरे इवेंट या इस पूरे फेस्टिवल के बारे में पुरुषोत्तम देव कैसे संबंधित हैं, इन चीज़ों को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो बस्तर दशहरा बड़ा फेमस है, ठीक। बस्तर दशहरा के ही समय में यहाँ पे रथ यात्रा भी निकाला जाता है। यहीं पे गोंचा पर्व भी बड़ा फेमस है। तो इनके बारे में तो हम पर्व और त्यौहार वाले टॉपिक में विशेष रूप से चर्चा कर लेंगे। पर यहाँ पर क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ये सारा फेस्टिवल किसके शासनकाल से शुरू हुआ है? तो ये हुआ है पुरुषोत्तम देव के समय में, ठीक। स्टोरी असल में ये थी कि ये भगवान जगन्नाथ के उपासक थे और उनका दर्शन करने के लिए पुरी गए हुए थे। तो वहाँ के जो शासक थे, इन्होंने पुरुषोत्तम देव को एक रथ गिफ्ट किया था। 16 पहियों का ये रथ था और 16 पहियों का ये रथ लेकर के छत्तीसगढ़ वापस आए थे। और ये रथ वापस लेकर के आए थे और उसके बाद में इसे 4 पहिए और 12 पहिए के 2 रथ में विभाजित कर दिया गया था, ठीक। इस पूरे रथ लेकर के जो आने तक का जो एक समय था, इसको ही बस्तर के लोगों ने सेलिब्रेट किया, जिसको आज भी रथ यात्रा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगले प्रमुख राजा हुए हैं प्रताप रुद्रदेव। इनका शासन शुरू हुआ है 1602 में और इनके बारे में भी केवल क्रोनोलॉजी को जमाने के लिए ही प्रश्न पूछा गया था। जैसे कि आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, एक ही वर्ष में, वर्ष 2022 में कुछ राजाओं का नाम और इनका क्रम पूछा गया था कि कौन सा पहले हुआ है कौन सा बाद हुआ है। तो इसीलिए बस थोड़ा सा इनका शासन शुरू होने का समय याद रखना है। प्रताप रुद्रदेव ने 1602 से शासन किया था। अगले प्रमुख राजा हैं दिक्पाल देव। इनके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। इन्होंने अपनी राजधानी चक्रकोट से बस्तर स्थानांतरित कर दिया है। इन सभी चीज़ों की जानकारी कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी है दंतेवाड़ा शिलालेख में, जो कि 1707 में स्थापित करवाया गया था और यह एक मिश्रित शैली में लिखा हुआ एक शिलालेख है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी मिश्रित गद्य रूप में लिखा हुआ शिलालेख है। यह फैक्ट पूछा गया है, किस भाषा में या किस शैली में लिखा गया है? तो छत्तीसगढ़ी मिश्रित गद्य रूप में लिखा गया है। अगले प्रमुख राजा के बारे में अगर देखें तो दलपत देव प्रमुख हैं। दलपत देव शासन शुरू हुआ है 1731 में। दलपत देव इन्होंने अपनी राजधानी बनाई है जगदलपुर को और इनके 2 पुत्र थे, अजमेर सिंह और दरिया देव। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और यहीं से बहुत सारे फैक्ट्स आपके सामने उपस्थित होने शुरू होंगे और जहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अब ये जो अजमेर सिंह है और दरिया देव हैं, अजमेर सिंह बड़े पुत्र थे, इसीलिए दलपत देव ने अजमेर सिंह को शासक घोषित कर दिया। बचे दरिया देव। दरिया देव भी राजा बनना चाहते थे, लेकिन बड़े भाई के रहते हुए इनको मौका नहीं मिल पा रहा था। अब इस पूरे परिस्थिति में आप देखोगे कि 2 भाइयों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध शुरू हो जाएगा। इसकी स्टोरी हमको आगे देखने को मिलेगी। पर अभी फैक्ट क्या याद रखना है, अजमेर सिंह और दरिया देव किसके पुत्र थे? दलपत देव के पुत्र थे। दलपत देव के ही समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मराठों का आक्रमण शुरू हो चुका था। यहाँ पे सबसे पहले आक्रमण हुआ भोसला शासन का और भोसले में नीलू पंत या नीलू पंडित ने सबसे पहले आक्रमण किया था, जो कि असफल रहा था, ठीक। प्रश्न पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ में सबसे पहला मराठा आक्रमण कब हुआ था, किसके समय में हुआ था या किसने किया था? तो यह दलपत देव के समय में हुआ था और नीलू पंत या नीलू पंडित ने, जो कि भोसला शासक थे, इनके नेतृत्व में यहाँ पे आक्रमण हुआ था, जो कि असफल रहा था। इस पूरी घटना से घबरा करके दलपत देव ने अपनी राजधानी बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित कर ली थी। राजधानी मुख्य केंद्र होता है सत्ता का, अगर वो छीन जाए तो फिर शासक जो है वो अधीन हो जाता है किसी राजा के। इसीलिए ये एक सेफ और सिक्योर लोकेशन खोज रहे थे और जगदलपुर के रूप में इनको एक सेफ लोकेशन प्राप्त हुआ। तो दलपत देव ने अपनी राजधानी को बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित किया और
इन्होंने एक तालाब का भी निर्माण करवाया है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। अपने ही नाम पर इन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया जो कि काफ़ी बड़ा है, दलपत सागर तालाब। इसका पुराना नाम हुआ करता था भोपाल तालाब। याद रखिएगा कि यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी झील है। इन सभी पॉइंट्स को लेकर के इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। दलपत देव ने अपने ही नाम पर दलपत सागर तालाब का निर्माण करवाया। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है, सबसे बड़ा झील है कह सकते हैं, और इसका पुराना नाम था भोपाल ताल। अगले शासक हुए अजमेर सिंह। जैसा मैंने बताया कि दलपत देव के 2 पुत्र थे, बड़े पुत्र अजमेर सिंह को सत्ता प्राप्त हुआ, तो अब शासक हो गए हैं अजमेर सिंह। अजमेर सिंह 1774 में शासन प्रारंभ करते हैं और इन्हें बस्तर क्षेत्र में क्रांति का मसीहा कहा जाता है। अगर किसी फैक्ट के सामने में क्वेश्चन का ईयर या एग्ज़ाम का नाम नहीं लिखा है, इसका मतलब यह है कि वर्ष 2022 के बाद ये प्रश्न पूछे गए हैं और मैंने इनको यहाँ पर अपडेट किया है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर पिंक में हाईलाइटेड हैं, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्रांति का मसीहा किसको कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है अजमेर सिंह को। नेक्स्ट पॉइंट है, अब मैंने बताया कि अजमेर सिंह शासन प्राप्त कर चुके हैं, राजा बन गए हैं, लेकिन दरियादेव को भी तो शासन करना था। तो दरियादेव ने क्या किया, अब अपने भाई के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू किया और शासन प्राप्त करने के लिए ये अंग्रेजों और मराठों के साथ संधि कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके साथ मिल करके इन्होंने अजमेर सिंह पर आक्रमण किया, लेकिन उस समय शायद यह आक्रमण जो है वो उतना सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि अजमेर सिंह ने अपने फेवर में यहाँ इस क्षेत्र के, बस्तर क्षेत्र के जितने भी आदिवासी थे, इन सभी को मिला लिया था। ये आदिवासी मुख्य रूप से हल्बा जाति के थे, इसीलिए इस पूरे विद्रोह को या इस पूरे युद्ध को हल्बा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो कि सन 1774 में घटित हुआ है। ठीक, ये विद्रोह जो है वो असफल हो जाता है, मतलब अजमेर सिंह हार जाते हैं और दरियादेव को यहाँ पर जीत प्राप्त हो जाती है। ठीक है, क्योंकि दरियादेव ब्रिटिशर्स और मराठों दोनों से संधि कर चुके थे। दोनों मिल करके या तीनों मिल करके, दरियादेव, मराठे और अंग्रेज तीनों मिल करके अजमेर सिंह के खिलाफ जब युद्ध करते हैं तो अजमेर सिंह हार जाते हैं और अजमेर सिंह ने हल्बा आदिवासियों का साथ लिया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो अजमेर सिंह को सत्ता त्यागनी पड़ती है, सत्ता से हाथ धो बैठते हैं और दरियादेव यहाँ पर शासन प्रारंभ करते हैं। अब दरियादेव क्योंकि कुछ लोगों से सहयोग लिए हैं, इसका मतलब है कि वो उनके अधीन रह करके ही कार्य करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे मराठों के अधीन शासन शुरू हो गया है। कोई व्यक्ति अगर किसी से हेल्प लिया है, इसका मतलब ये है कि वो उसका ऋणी हो गया है। और इस पूरे घटनाक्रम में, मतलब दरियादेव ने जो अंग्रेजों और मराठों के साथ जो मराठों के सहयोग से जो सत्ता प्राप्त किया है, इसके बदले में उन्हें कुछ चुकाना तो पड़ेगा। तो बदले में उन्हें क्या चुकाना पड़ा, उनको एक संधि करनी पड़ी, जिसको कहा जाता है कोटपाड़ की संधि। यह संधि हुई है 6 अप्रैल 1778 को, और इस संधि के द्वारा बस्तर का क्षेत्र मराठों के नियंत्रण में आ गया था। मतलब दरियादेव जो है वो शासक बनने के लिए मराठों की अधीनता भी स्वीकार कर लिए थे। ठीक, इन्होंने मराठों को 59,000 रुपये टकोली के रूप में प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया और मराठों के अधीनता स्वीकार किया। सिर्फ ये नाम के राजा रह गए थे, बाकी ये मराठों के अधीन कार्य कर रहे थे। इसी समय में एक और विद्रोह होता है, एक और संघर्ष होता है, जिसको कहा जाता है भोपालपट्टनम का संघर्ष या भोपालपट्टनम विद्रोह। यह कोई हिंसात्मक विद्रोह नहीं था। एक्चुअली में 1795 का समय है, जब एक अंग्रेज अधिकारी J.T. ब्लंट, मिस्टर ब्लंट जो है वो छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे और इसी यात्रा के दौरान इन्होंने बस्तर की भी यात्रा किया था। बस्तर आने के बाद ये दरियादेव से मिलना चाहते थे, लेकिन यहाँ के जो आदिवासी थे उन्होंने इनका रास्ता रोक लिया और इनको राजा से मिलने की अनुमति नहीं दी। ठीक है, बस्तर में प्रवेश का विरोध किया। फलस्वरूप दोनों में संघर्ष होना शुरू हुआ। हालांकि यह बहुत हिंसात्मक संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन दोनों अपने अपनी जगह पे अड़ गए थे। ये जो अंग्रेज अधिकारी था मिस्टर ब्लंट, ये न तो राजा से मिलने के लिए जा सकता था और न ही जो आदिवासी थे वो इनका रास्ता छोड़ रहे थे। तो फाइनली ब्लंट को अपना हट त्याग करके वापस जाना पड़ता है और इस प्रकार ये जो भोपालपट्टनम का संघर्ष है, इसमें यहाँ के जो लोकल आदिवासी थे इनकी जीत होती है। अगला है महिपाल देव। अब ये जो व्यक्ति हैं, इनके शासन का समय है सन 1800 से लेकर के 1842। इस समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करें
तो इनके समय में परलकोट क्षेत्र में विद्रोह होता है। यहाँ के एक व्यक्ति हैं गेंद सिंह। गेंद सिंह के नेतृत्व में महिपाल देव के ही शासनकाल में परलकोट का विद्रोह हुआ है। बस यही चीज़ महत्वपूर्ण है, इसके बारे में ये चीज़ याद रखिएगा। स्टोरी बहुत सारी है पर इतना बताने का, क्योंकि ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो ज़्यादा समय यहाँ पर लगाना ठीक नहीं है। अगले प्रमुख व्यक्ति हैं भूपाल देव। 1842 में इनका शासन शुरू हुआ है और इनके समय में दो प्रमुख विद्रोह हुए हैं, तारापुर विद्रोह और मेरिया विद्रोह। ये जितने भी विद्रोह की आप का लिस्ट यहाँ पर देख रहे हैं, परलकोट हो गया, भोपालपट्टनम हो गया, तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह, इन सभी की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। सभी में जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। फिलहाल हम राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा कर रहे हैं कि उनके समय में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। ठीक है, तो महिपाल देव के समय में परलकोट का विद्रोह हुआ है 1824-25 में। भूपाल देव के समय में तारापुर विद्रोह और मेरिया विद्रोह हुआ है 1842 में। नेक्स्ट राजा हुए हैं भैरम देव। भैरम देव 1853 से 91 तक शासन करते हैं। असल में भूपाल देव के बाद में ये जो पूरा शासन था, ये लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का शिकार हो गया। खास करके भैरम देव के समय में 1854 में इस क्षेत्र को हड़प नीति के द्वारा ब्रिटिशर्स ने अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार भैरम देव पहले व्यक्ति हैं जो कि सीधे ब्रिटिशर्स के शासन के अधीन कार्यरत थे। ठीक, भैरम देव इनके अगर शासन की बात करें तो इन्हीं के समय में छत्तीसगढ़ में कुछ और विद्रोह हुए हैं। इनका नाम है लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह और मुड़िया विद्रोह। इनसे संबंधित चीज़ों की हम एक एक करके चर्चा करेंगे। अब भैरम देव के ही समय में इनकी दो रानियाँ थी। दो रानियों में एक का नाम था जुगराज कुंवर, एक पत्नी का नाम था जुगराज कुंवर और एक पत्नी का नाम था स्वर्ण कुंवर। तो ये जुगराज कुंवर थी, इनका एक विद्रोह बड़ा फेमस है। ठीक है, इसको रानी चोरिस का विद्रोह कहा जाता है या रानी का विद्रोह भी कहा जाता है। ये अपने पति और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर रही थी और इसमें कुछ लोगों का इनको समर्थन भी प्राप्त हो चुका था। असल में इस विद्रोह का एक मुख्य कारण ये भी था कि जो भैरम देव थे, इनकी ऑलरेडी दो पत्नी थी। ठीक है, एक तो आपके जुगराज कुंवर है और एक स्वर्ण कुंवर है। ये दोनों भैरम देव की पत्नियां थी ऑलरेडी, लेकिन इसके बावजूद भैरम देव को ब्रिटिशर्स के दबाव में या ब्रिटिशर्स के समर्थन से ये एक और शादी कर रहे थे, एक मुस्लिम महिला से। इस चीज़ के विरोध में जुगराज कुंवर ने यहाँ की जो लोकल आदिवासी जनता थी, इनके साथ मिल करके राजा के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था, राजा के और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसी विद्रोह को कहा जाता है रानी चोरिस। ठीक, मतलब रानी का कोप। कई लोग इसको रानी चोरिस का विद्रोह कहते हैं। एक्चुअली में ये रानी चोरिस इनका नाम नहीं है, ये इस तरीके से जो लिखा हुआ है ना, इसी तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, रानी चोरिस मतलब रानी का गुस्सा या रानी का कोप। ठीक, इस विद्रोह का नाम था जुगराज कुंवर का विद्रोह या रानी का विद्रोह, या इसको आप रानी चोरिस भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये जितने पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं जुगराज कुंवर के विद्रोह के बारे में, यहाँ से इंडिविजुअली प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि जुगराज कुंवर का विद्रोह किसके समय में हुआ है? भैरम देव के समय में हुआ है। जुगराज कुंवर किसकी पत्नी थी? भैरम देव की पत्नी थी। जुगराज कुंवर के पति जिनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया, इनका नाम क्या था? भैरम देव। ठीक, रानी का कोप किस रानी से संबंधित है? तो रानी जुगराज कुंवर से संबंधित है। ठीक है, और इसी को ही रानी चोरिस भी कहा जाता है। अगला है, यहाँ पे इनके बारे में बताया गया कि इनकी दो पत्नियाँ कौन कौन थी। एक तो मैंने बताया कि जुगराज कुंवर थी, दूसरी स्वर्ण कुंवर थी। जो तीसरी महिला जिनसे ये विवाह करने वाले थे, इनका नाम था नवाबाई। नवाबाई ये एक मुस्लिम महिला थी, इनसे विवाह करने जा रहे थे आपके भैरम देव। ठीक, तो इनके विवाह से नाखुश होकर के
जुगराज कुंवर और यहाँ की जनता ने अंग्रेज और अपने राजा के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। अगले प्रमुख राजा हैं रुद्र प्रताप देव। कार्यकाल रहा है 1891 से 1921 तक। 1891 में इन्होंने शासन शुरू किया है। जब ये शासन शुरू करने वाले थे उस समय इनका एज मात्र 6 वर्ष का था। ठीक, तो 6 वर्ष की आयु के बालक को शासन सौंपना किसी भी तरीके से उचित नहीं था। इसीलिए अंग्रेजों ने इनके बिहाफ में इनको राजा के नाम से ही अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया था। और साथ में ये भी समझौता हुआ था कि जैसे ही राजा जो है वयस्क हो जाएंगे इनको गद्दी सौंप दी जाएगी। ठीक है, तो 1908 में रुद्र प्रताप देव को सत्ता सौंप दी जाती है और इन्होंने इस क्षेत्र पर प्रत्यक्ष रूप से शासन प्रारंभ किया था। तो क्या क्या बातें याद रखनी है? रुद्र प्रताप देव 1891 से लेकर के 1921 तक शासन किए हैं, लेकिन 1891 में जब इनको सत्ता प्राप्त हुआ है उस समय इनकी आयु थी मात्र 6 वर्ष। इसीलिए अंग्रेजों ने इनके बिहाफ में इनके तरफ से शासन किया और 1908 में रुद्र प्रताप देव को सत्ता सौंप दिया गया। ठीक, अब रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि भी प्राप्त है। ये उपाधि इसलिए प्राप्त है क्योंकि इन्होंने यूरोपीय महायुद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, अब इसके बारे में ये युद्ध क्या था या क्यों हुआ था इनकी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। यूरोपीय युद्ध में ब्रिटिशर्स की सहायता की थी तो ब्रिटिशर्स ने खुश होकर के इनको सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी थी। बस ये 2 चीज़ें याद रखनी हैं। सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि किसको दी गई थी? रुद्र प्रताप को दी गई थी, या रुद्र प्रताप देव को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी? सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी थी। अगला है, इन्होंने जगदलपुर में खूब सारे सड़क बनाए हैं, चौराहे बनाए हैं, इसीलिए जगदलपुर को चौराहों का नगर भी कहा जाता है। इन्हीं के शासनकाल में गुंडाधुर के नेतृत्व में, वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में 1910 में एक विद्रोह होता है जिसको कि भूमकाल का विद्रोह कहा जाता है। भूमकाल के विद्रोह के बारे में आगे चर्चा करेंगे, ये क्या था, क्यों हुआ और कैसे इसको आगे चलाया गया था। फिलहाल ये एक शब्द याद रखिएगा, राजा के समय में गुंडाधुर के नेतृत्व में भूमकाल का विद्रोह हुआ है। अगला है, रुद्र प्रताप देव की मृत्यु हुई है 1921 में और ये इनका कोई पुत्र नहीं था। इसी वजह से इनकी पुत्री प्रफुल्ल कुमारी देवी को यहाँ की जनता ने खुशी से अपनी रानी बनाना स्वीकार किया और इनको एक शासिका के तौर पर पब्लिक ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया। जब इनको शासिका बनाया गया उस समय इनकी आयु थी मात्र 12 वर्ष। ठीक, अब 12 वर्ष की आयु में इन्होंने शासन तो संभाल लिया, राज्याभिषेक कर लिया। ठीक, इस प्रकार अगर देखा जाए तो प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका हैं और 12 वर्ष की आयु में सन 1922 में इनका राज्याभिषेक हुआ है। ये हर एक पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ठीक, प्रश्न पूछा गया है पहली महिला शासिका कौन थी। प्रश्न पूछा गया है प्रफुल्ल कुमारी देवी शासन ग्रहण करते समय कितने वर्ष की थी, किस वर्ष में इन्होंने शासन शुरू किया, इनका राज्याभिषेक कौन से वर्ष में हुआ। ये हर पॉइंट जो है वो प्रश्न के रूप में पूछा गया है। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने शासन ग्रहण किया और 17 वर्ष की आयु में सन 1927 में इनका विवाह हो जाता है। मयूरभंज के उस समय राजा हुआ करते थे, राजा का एक भतीजा था, भतीजे का नाम था प्रफुल्ल चंद भंजदेव। तो प्रफुल्ल चंद भंजदेव से प्रफुल्ल कुमारी देवी का विवाह हुआ है। ठीक, अब इस विवाह के बाद में अगर देखा जाए तो इनका शासन जैसे तैसे चला है, पर इनकी मृत्यु कहाँ हुई है और कैसे हुई है? तो प्रफुल्ल कुमारी देवी जो है वो अपना अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाने के लिए लंदन गई हुई थी। वहीं पे संदिग्ध हालत में इनकी मृत्यु हो जाती है 1936 में और इनकी मृत्यु के बाद में जो राजा बनते हैं यहाँ पे प्रफुल्ल चंद भंजदेव। ठीक, प्रफुल्ल चंद भंजदेव को ही यहाँ पर राजा बना दिया जाता है। और इनके बारे में क्या प्रश्न पूछा गया है? प्रफुल्ल चंद भंजदेव आखिरी राजा थे जो कि भारत की आज़ादी के समय यहाँ पर इस रियासत के राजा थे। तो रियासतों का जब विलय हो रहा था भारत में, उस समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर कौन किए हैं? तो प्रवीर चंद भंजदेव। ठीक है, ये पॉइंट प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि जिस समय भारत में रियासतों का विलय हो रहा था तो छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलय के समय में समझौते पर या संधि पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया है? प्रवीर चंद भंजदेव ने। ठीक, और इन्हीं के नाम पर हर वर्ष
तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 1 नवंबर के समय में 1 नवंबर के दिन जब राज्योत्सव होता है तो 1 नवंबर को ही यहाँ पे अलग अलग पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, जिसमें कि प्रवीर चंद भंजदेव के नाम पर तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, ये हमने कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में चर्चा किया। अगला प्रश्न का एक पैटर्न यहाँ पर बताया गया है कि जो घटनाएं घटी हैं इस पूरे वंश के शासनकाल के दौरान में, उन घटनाओं को क्रम से जमाने के लिए भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी घटना किसके बाद हुई है, कौन सा राजा किसके बाद आया है, एक बेसिक मोटा मोटा आइडिया भी रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो एलिमिनेशन मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, अगला एक प्रश्न पूछा गया है बस्तर के राजाओं का सही क्रम जमाने के लिए। सही क्रम इस प्रकार से दिया गया है: भैरव देव, पुरुषोत्तम देव, नरसिंह देव और प्रताप राजदेव। अगला एक प्रश्न पूछा गया था बस्तर के गंगवंशी शासक किस क्षेत्र से आए थे। तो ये जगन्नाथपुरी क्षेत्र से आए थे। ये एक रैंडम टाइप का एक पॉइंट है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी किताबों में मिली नहीं है। ठीक है, बस इसको लेटेस्ट क्वेश्चन के तौर पे याद रखिएगा, अगर कहीं रिपीट हो जाए तो कम से कम आंसर आपको याद रहना चाहिए। बस्तर के गंगवंशी शासक जगन्नाथपुरी क्षेत्र से आए थे। ठीक है, चलिए इस वंश में जितने प्रमुख विद्रोह हुए हैं इनके बारे में एक एक करके हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला विद्रोह है हल्बा विद्रोह। हल्बा विद्रोह के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ प्रश्नों के बारे में तो यहाँ पर मेंशन भी नहीं किया गया है कि कब पूछा गया है, जैसे कि 2014, 21, 22 इस वर्ष में भी प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा वर्ष 2020, 17, 19 इनमें भी प्रश्न पूछा गया है। हल्बा विद्रोह के बारे में अगर देखा जाए तो मैंने आपसे बताया था कि 2 भाइयों के बीच में आपका उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, कौन कौन भाई थे? अजमेर सिंह और दरियादेव। ठीक है, जिसमें अजमेर सिंह को पहले शासक बना दिया गया था और दरियादेव जो है वो बाद में मराठों और अंग्रेज़ों के साथ जाकर के कोटपाड़ की संधि कर लेते हैं। तो इस दौरान अजमेर सिंह के पास तो अपने स्थानीय सेना के अलावा इनकी प्रजा ही थी जो कि इनका साथ दे रही थी। तो यहाँ पे जो हल्बा आदिवासी थे इन्होंने ही राजा का साथ दिया था, मतलब अजमेर सिंह का साथ दिया था, और इसे ही हल्बा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला प्रश्न है विद्रोह कब हुआ था? 1774 में। किस क्षेत्र में हुआ था? बस्तर क्षेत्र में, जिसको कि हम डोंगर क्षेत्र के नाम से भी प्रश्न पूछा गया है। वह इस समय इस क्षेत्र में राजा कौन थे? राजा थे अजमेर सिंह। ठीक है, काकतीय वंश के राजा थे अजमेर सिंह। इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो राजा स्वयं इसका नेतृत्व कर रहे थे। राजा का नाम क्या है? अजमेर सिंह। इस विद्रोह के अपोजिट जो दल था उसमें कौन कौन था? तो यहाँ पे दरियादेव जो कि अजमेर सिंह के भाई थे, दरियादेव स्वयं, इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजों एवं मराठों से भी सहायता ली थी। ठीक, इसका रीज़न क्या था? इस विद्रोह का रीज़न क्या था? तो रीज़न था उत्तराधिकार का युद्ध। किनके बीच में? अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध। और इस विद्रोह के परिणाम क्या हुए? तो विद्रोह जो है वो असफल हो गया था, मतलब अंग्रेजों और मराठों की सेना ने अजमेर सिंह और हल्बा जो आदिवासी थे इनकी सेना को पराजित कर दिया था, दबा दिया था। और इसके परिणाम स्वरूप इसके बाद में जो दरियादेव है और अंग्रेज थे या मराठा थे इनके बीच में कोटपाड़ की संधि हुई थी सन 1778 में। ठीक है, इनके बारे में प्रश्न पूछा गया है कि ये संधि कब हुई है? 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ की संधि हुई है। और कुछ राज्य जो है वो आपका अंग्रेजों को कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए थे और मराठों को वार्षिक टकोली देना स्वीकार किया था दरियादेव ने। ठीक, अब इसके बारे में एक और प्रश्न पूछा गया है कि जो काकतीय वंश है उनके पतन के प्रमुख रीजंस क्या क्या थे? तो प्रमुख रीजंस थे चालुक्य राजा के यह जो विद्रोह है, यह विद्रोह स्वयं काकतीय वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था। ठीक है,
क्योंकि इसी विद्रोह की वजह से आपका कोटपाड़ की संधि हुआ है और कोटपाड़ की संधि की वजह से यह पूरा क्षेत्र मराठों के अधीन आ गया था। ठीक, अगला प्रमुख विद्रोह है परलकोट का विद्रोह। परलकोट एक क्षेत्र है, बस्तर संभाग में उस समय आया करता था, बस्तर क्षेत्र में। यह विद्रोह हुआ है सन 1824-25 में। इस समय यहाँ के शासक थे महिपाल देव और इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे गेंद सिंह, जो कि परलकोट के जमींदार थे। ठीक, अब यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था भूमिया एक शब्द के बारे में। परलकोट के राजा को ही भूमिया कहा जाता था। ठीक, परलकोट के राजा को ही भूमिया कहा जाता था और यहाँ के जो जमींदार थे, जमींदार हो गए और आदिवासी जो हो गए यहाँ के, वो सभी इस क्षेत्र के राजा और अंग्रेजों के शोषण से परेशान थे। इस शोषण से मुक्त होने के लिए परलकोट के जमींदार गेंद सिंह और इस क्षेत्र के जो अबूझ माड़िया थे, इन्होंने मिल करके एक विद्रोह किया था। इसी को हम कहते हैं परलकोट विद्रोह। इस विद्रोह की शुरुआत अगर देखा जाए तो 24 दिसंबर 1824 से हुई है। इस समय सारे आदिवासी यहाँ पर एक क्षेत्र में इकट्ठा होकर के और इन्होंने राजा और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। विद्रोह के प्रतीक के रूप में धावड़ा वृक्ष की टहनी का प्रयोग किया गया था। इस विद्रोह का दमन करने के लिए बस्तर क्षेत्र के जो पुलिस अधिकारी थे, इनका नाम था फ्रिटज रॉय। इन्होंने चांदा के कैप्टन, इनका नाम पूछा गया है, चांदा के कैप्टन मतलब महाराष्ट्र क्षेत्र से वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी थे उनके कैप्टन पीव को बुलाया था। इन सभी ने मिल करके गेंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया और इस पूरे विद्रोह के बाद में जब गेंद सिंह गिरफ्तार हुए थे, गिरफ्तारी का तिथि महत्वपूर्ण है 10 जनवरी 1825, साथ ही इनको जब फांसी दिया गया यह तिथि भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न कई बार पूछा गया है। गेंद सिंह को गिरफ्तार करके और 20 जनवरी 1825 को इन्हें फांसी दे दिया गया था। इस समय इस क्षेत्र पे पेबे नाम के एक प्रमुख अंग्रेज अधिकारी भी कार्यरत थे, जो कि दमनकर्ता के रूप में जिनका नाम पूछा गया है। ठीक, तो कौन कौन सा नाम याद रखना है? बस्तर क्षेत्र के एक तो हैं आपके पेबे, एक है कैप्टन पीव और एक व्यक्ति का नाम आपको मिलेगा फ्रिटज रॉय। इन सभी ने मिलकर के गेंद सिंह को गिरफ्तार किया और उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी दी गई है और इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। ठीक, अगला विद्रोह है भोपालपट्टनम का विद्रोह। इसका समय पूछा जाए तो 1795, राजा पूछा जाए तो इस समय राजा थे दरिया देव और इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे गोंड आदिवासी। मैंने बताया था कि जब राजा जो है वो एक व्यक्ति का नाम मैंने बताया था मिस्टर ब्लंट, ये बस्तर में प्रवेश करना चाहते थे, राजा से मिलना चाहते थे, लेकिन आदिवासियों ने उन्हें राजा से मिलने की अनुमति नहीं दी और ब्लंट को वापस लौटना पड़ा था। इसी घटना को ही कहा जाता है भोपालपट्टनम विद्रोह या भोपालपट्टनम संघर्ष। अगला है तारापुर विद्रोह। समय है 1842 से लेकर के 1854। इस समय शासक थे भूपाल देव और दीवान है जगबंधु। इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे दलगंजन सिंह, तारापुर परगना के प्रमुख थे। इनका नाम भी पूछा गया है परीक्षाओं में। इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था, दीवान का नाम हमने पढ़ा है, दीवान मतलब जो टैक्स वसूलने, टैक्स लगाने का काम कर रहा है, जगबंधु। ये जो दीवान है ये यहाँ के नागरिकों का बड़ा शोषण करता था। ठीक है, ये क्या करता था, अपना प्रॉफिट लेने के लिए यहाँ पे लोगों का टैक्स बढ़ा दिया करता था। ठीक है, तो यहाँ की पब्लिक चाहती थी कि दीवान जगबंधु को पद से हटा दिया जाए और जो बढ़ा हुआ टैक्स है उसको वापस किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर के इन्होंने दलगंजन सिंह के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। ठीक है,
और इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि मेजर विलियम्स के द्वारा कर वृद्धि का जो आदेश था इसको वापस ले लिया गया और दीवान जगबंधु को पद से हटा दिया गया। ठीक, तो तारापुर विद्रोह 1842, शासक भोपाल देव, कारण इस विद्रोह का कारण बना जगबंधु और नेतृत्वकर्ता थे दलगंजन सिंह, तारापुर परगना के प्रमुख। इतनी चीज़ों को याद रखेंगे। अगला है मेरिया विद्रोह या मेडिया विद्रोह या इसी को मारिया विद्रोह के नाम से भी प्रश्न पूछा गया है। बस्तर क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ है सन 1842 में। शासक थे इस समय भोपाल देव और नेता थे विद्रोह के हिडमा मांझी। बस्तर क्षेत्र में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के समय, किसी महत्वपूर्ण अवसर के समय नरबलि प्रथा प्रचलित थी, लेकिन अंग्रेजों ने और यहाँ के जो राजा थे इन्होंने नरबलि प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, खास करके अंग्रेजों ने यहाँ पर मॉडर्न कल्चर को इम्पोज करने के लिए नरबलि प्रथा को समाप्त करने का आदेश दिया था और इस आदेश का विरोध कर रहे थे यहाँ के जो लोकल ट्राइबल लोग थे, जो लोकल आदिवासी थे, वो इस निर्णय का विरोध कर रहे थे। इस निर्णय के विरोध में इन्होंने एक विद्रोह की शुरुआत कर दी थी और इसी को ही हम कहते हैं माड़िया विद्रोह या मेडिया विद्रोह। इस पूरे विद्रोह का दमन करने के लिए कैंपबेल आए और इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। ठीक, इसके बारे में बताया गया है कि दंतेश्वरी मंदिर में नरबलि प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, और बलि को ही मेरिया कहा जाता था। हालांकि ये इन बिंदुओं से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। प्रश्न क्या क्या बने हैं? मेरिया विद्रोह किस क्षेत्र में था? बस्तर में। कब हुआ था? 1842 में। शासक कौन थे? भोपाल देव। नेतृत्वकर्ता कौन है? हिडमा मांझी। और इस पूरे विद्रोह का उद्देश्य क्या था? नरबलि प्रथा को जारी रखना। दमनकर्ता कौन थे? कैंपबेल। इतने पॉइंट्स को बस टिप्स पे रखना है, बाकी ज़्यादा स्टोरी के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करनी है। अगला है लिंगागिरी विद्रोह। विद्रोह का समय है 1856-57। नेतृत्व करता है ध्रुवाराम माड़िया या ध्रुवाराम, बस याद रखिएगा। इस समय शासक थे भैरम देव और इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था? विद्रोह का उद्देश्य था बस्तर को अंग्रेजों के साम्राज्य में शामिल किए जाने से रोकना। ठीक है, मतलब ये एक जनरल विद्रोह था, कह सकते हैं, कोई स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं था यहाँ पे। बस ये याद रखना है कि इस विद्रोह के नेतृत्व कर रहे थे ध्रुवाराम और शासक थे भैरम देव। जब ये विद्रोह बढ़ने लगता है तो ध्रुवाराम को गिरफ्तार करके और इनको फांसी दे दी जाती है। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इन्हें बस्तर का दूसरा शहीद कहा जाता है। पहला शहीद कहा जाता है गेंद सिंह जी को और दूसरा शहीद ध्रुवाराम जी को। इस पूरे विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। यह एक प्रश्न है जो कि पूछा गया है। अगला विद्रोह है कोई विद्रोह। 1859 में हुआ है। शासक अभी भी भैरम देव हैं और इस विद्रोह के नेतृत्व करता है नागुल दोरला। ठीक है, पोते कला के जमींदार थे। नागुल दोरला के साथ रामभोई और जुग्गा राजू भी सहयोगी थे। इस विद्रोह का दमन किया था ग्लासफर्ड ने और इस विद्रोह का उद्देश्य महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है। इस विद्रोह का उद्देश्य था बस्तर क्षेत्र में जो साल वन है, साल के वृक्ष होते हैं, इनकी कटाई की जा रही थी अंग्रेजों के व्यक्तिगत लाभ के लिए। ये जो वन्य क्षेत्र का क्षरण हो रहा था, कटाई हो रही थी पेड़ों की, इसको रोकने के लिए ही जो इस क्षेत्र के आदिवासी थे इन्होंने हथियार उठा लिए थे और कोई भी व्यक्ति अगर पेड़ काटता था उनका सिर कलम कर दिया जाता था। ठीक, इसको कहा गया था, इन्होंने नारा दिया था एक वृक्ष एक सिर या एक साल एक सिर। मतलब एक अगर साल का पेड़ काटा गया तो उसके बदले में एक सिर भी काटा जाएगा अंग्रेजों का या जो भी वहाँ पर पेड़ काटने में संलिप्त होंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों के द्वारा भेजे गए जो कर्मचारी होते थे वो यहाँ पर पेड़ काटने से बचते थे, लेकिन जब दल बल के साथ वे आते थे तो पेड़ काट ही लेते थे। यह एक लंबा चला विद्रोह था जिसमें कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पे पेड़ काटने पर बाद में पाबंदी लगा दिया था। मतलब ये एक हिंसक विद्रोह भी था और एक सफल विद्रोह भी था। ठीक है, हिंसक इसलिए क्योंकि यहाँ के आदिवासियों ने हिंसा का सहारा लिया है। मतलब जो व्यक्ति पेड़ काटता मिला उनकी हत्या कर दी जाती थी। और सफल इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने इनकी डिमांड को एक्सेप्ट किया और यहाँ पर पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला है मुड़िया विद्रोह या मुरिया विद्रोह के बारे में। 1876 में ये विद्रोह हुआ है। शासक अभी भी भैरम देव हैं। नेतृत्व करता है झाड़ा सिरहा और इस विद्रोह का कारण
इस विद्रोह का कारण बना है एक और दीवान है, इसका नाम है गोपीनाथ कापड़दार। ये जो गोपीनाथ कापड़दार है ये अनैतिक तरीके से लोगों से टैक्स वसूला करता था। आदिवासियों में इसके प्रति काफ़ी गुस्सा था। ठीक है, इसी गोपीनाथ कापड़दार के विरोध में ही मुरिया विद्रोह प्रारंभ हुआ था और इस मुरिया विद्रोह का सिंबल रखा गया था आम वृक्ष की टहनी। ठीक, ये जो आम वृक्ष की टहनी थी इसी को ही सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया। इस विद्रोह का दमन किया है मैकजॉर्ज ने और मैकजॉर्ज ने इस पूरे विद्रोह को हिंसक तरीके से दमन नहीं किया है, बल्कि आदिवासियों के साथ मिल बैठ करके और उनका विचार जान करके, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी मांगों को समझ करके, और ये जो गोपीनाथ कापड़दार था इसको निष्कासित कर दिया गया और आदिवासियों की जो भी डिमांड थी उनको पूरा करते हुए इस पूरे विद्रोह को समाप्त किया। मतलब मुड़िया विद्रोह या मारिया विद्रोह ये भी एक सफल विद्रोह था, लेकिन इसको शांतिपूर्ण तरीके से और मिल बैठ करके सुलझा लिया गया था। ठीक, साथ ही यहाँ पे जिस समय सब लोगों को इकट्ठा करके डिस्कशन चल रहा था उसको कहा जाता है मुड़िया दरबार। तो आज भी बस्तर में जब बस्तर दशहरा होता है उसी समय वहाँ पे जो अभी राजा हैं तो राजा जो है अभी भी मुड़िया दरबार का आयोजन करते हैं। साथ ही याद रखना है कि इस पूरे विद्रोह को बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा। गोपीनाथ कापड़दार को हटा दिया गया था और इसके बाद में जो अंग्रेज अधिकारी था मैकजॉर्ज, उसने यहाँ की जो लोकल जनता थी उनके साथ मिल बैठ करके बातचीत से इस पूरे मामले को निपटा लिया। अगला है भूमकाल विद्रोह। बस्तर विद्रोह के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1909 में ये प्रारंभ हुआ है। राजा थे इस समय रुद्र प्रताप देव और इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे रानी स्वर्ण कुंवर। रानी स्वर्ण कुंवर, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक, रानी स्वर्ण कुंवर और रानी जुगराज कुंवर ये दो कह सकते हैं कि पत्नियां थी रुद्र प्रताप देव की। अब रानी स्वर्ण कुंवर के साथ में और कुछ व्यक्ति थे जो कि इस विद्रोह में शामिल थे। इनका नाम है लाल कालेंद्र सिंह और कुंवर बहादुर सिंह, साथ ही गुंडाधुर। गुंडाधुर का नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। गुंडाधुर और रानी स्वर्ण कुंवर इस विद्रोह के रिटेलिएशन में या विरोध में रानी स्वर्ण कुंवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है 4 फरवरी 1910 को। यह डेट महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। रानी स्वर्ण कुंवर की गिरफ्तारी कब हुई है? 4 फरवरी 1910 को। इसके बाद में नेता बचते हैं गुंडाधुर, जो कि नेगानार के जमींदार थे। ठीक, इनको बस्तर का जननायक भी कहा जाता है। ठीक, अब इस विद्रोह का भी लगभग बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि वैसे ही है। यहाँ के जो दीवान हैं इनसे लोग परेशान थे। ठीक, और साथ ही कुछ अंग्रेजों के जो कुछ नियम कानून थे वो भी यहाँ की जनता को परेशान कर रहे थे। जैसे कि यहाँ की जो जनता है वो लोकल अपना शराब बनाती थी, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वनों के और वनोपज के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन सभी चीज़ों से जनता शोषित महसूस कर रही थी और परेशान हो गई थी। इन सभी रीजंस के लिए उन्होंने अपना आवाज़ बुलंद किया और एक साथ मिल करके विद्रोह किया, जिसको कि भूमकाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। भूमकाल विद्रोह के बारे में एक और फैक्ट जो कि पूछा गया है, इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई है? इस विद्रोह की शुरुआत हुई है पूसपाल बाजार से। जितने भी आदिवासी थे उन्होंने अपने नेता के साथ मिल करके पूसपाल बाजार को ही लूट लिया था। इस विद्रोह के प्रतीक के रूप में लाल मिर्च और आम की टहनी का प्रयोग किया गया और इस विद्रोह का दमन किया था कैप्टन गेयर ने। ठीक, इतनी चीज़ें हैं जो कि इस विद्रोह के बारे में पूछी गई हैं। कुछ अन्य चीज़ें हैं जैसे कि अक्टूबर 1909 में दशहरे के दिन राजमाता स्वर्ण कुंवर ने आदिवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया था। इसी विद्रोह के बारे में चर्चा हो रही है। 1910 फरवरी 1910 में विद्रोहियों ने पूसपाल बाजार को लूट लिया था। साथ ही बुंटू और सोमनाथ नाम के 2 विद्रोही थे। इन्होंने एक व्यापारी की हत्या कर दी थी। इनका नाम प्रश्न के रूप में पूछा गया है। ठीक, 7 फरवरी 1910
गीदम में गुप्त सभा का आयोजन किया गया है, ठीक है। और साथ ही मुरिया आदिवासी थे, इसलिए इन्होंने मुरिया राज की घोषणा कर दिया यहाँ पर। 5 मार्च 1910 विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। राजमाता थी स्वर्ण कुंवर और लाल कालेंद्र सिंह, इनको राजमहल में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि इस विद्रोह के बारे में पूछी गई हैं प्रश्न के रूप में, ठीक। तो भूमकाल विद्रोह के साथ में हमारा जो विद्रोह वाला टॉपिक था ये कंप्लीट हो जाता है। आगे कुछ मिसलिनियस चीज़ें हैं इस वंश के बारे में जिनको कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।